नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लैनेट में। दोस्तों, आज हम बदलती इस विश्व व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे ये जो विश्व व्यवस्था है किस तरह से परिवर्तित हुई और किस तरह से आज यहाँ पर आई। आज जो आप दौर देख रहे हैं, सूचना का युग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस युग के अपने कई मायने हैं। इस युग ने लोगों की सोच, उनके विचार, काम करने के तरीके और हमारे आंतरिक और बाह्य जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाया है। जैसे कि आप देखिए, इंटरनेट का जो दौर आ गया है, सूचना का युग, वो बहुत तेज़ी से सूचनाओं को प्रभावित कर रहा है। इंफॉर्मेशन इज ट्रेवलिंग वेरी फास्ट, दे आर बियॉन्ड द बाउंड्रीज। आज के समय में आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, आपको कहीं की भी इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है। इंटरनेट का आना मानव जीवन में एक बहुत ही बड़ी क्रांति है। इंटरनेट का आना, स्मार्टफोन आना, और दोस्तों जो मोबाइल है, जो स्मार्टफोन्स हैं, उन्होंने समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की सारी व्यवस्था को चेंज कर दिया है। आज अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो ये समझ लीजिए आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। आप सोचिए कि एक मोबाइल के आविष्कार ने, वन इनोवेशन ऑफ मोबाइल स्मार्टफोन्स, दे आर चेंज एवरीथिंग कंप्लीटली फ्रॉम रूट टू हेड। आप ये सोचिए कि आज के समय में कितनी चीज़ें जो है वो बंद हो गई केवल मोबाइल की वजह से। आज आपको घड़ी की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल में समय देख सकते हैं। आज के समय में आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल में कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के समय में आपको कैमरे की ज़रूरत नहीं है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज के समय में आपको एडिटिंग सेटअप की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल पर कर सकते हैं। तो आप कितने सारे काम मोबाइल पर कर सकते हैं। मोबाइल ने अकेले बहुत सारी चीज़ों को बंद कर दिया है। आज के समय में जो आज की युवा पीढ़ी है, आज की जो न्यू जनरेशन है, वो समझ लीजिए कि सारे काम मोबाइल पर कर रही है। लोगों ने टीवी देखने भी कम कर दिए, लोग मोबाइल पर ही सारी चीज़ें देख रहे हैं। उन्हें सब कुछ मोबाइल पर अवेलेबल है। न्यूज़, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, एवरीथिंग व्हाट यू डिमांड, नेम इट, यू गॉट देयर एवरीथिंग। लोग जो प्रिंट मीडिया है उसका काफ़ी हद तक जो एक अधिकार था मार्केट पर, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हमारा मोबाइल और इंटरनेट, दो चीज़ें मिलकर पूरी तरीके से व्यवस्था को चेंज कर रही हैं। सोशल मीडिया ऐप ये चीज़ों को बिना किसी बाउंडेशन के यहाँ से वहाँ तक लगातार प्रवाहित कर रही हैं। तो जिस दौर में आज हम जी रहे हैं, ये दौर बहुत ही बेहतरीन भी है, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, और सेम टाइम ये एक बहुत ही बुरा दौर भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मूव करने से, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट होने से लोगों पर इसके विपरीत असर पड़ रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन देख रहे हैं, इससे उनकी हैंड कॉम्बिनेशन, आइज कॉम्बिनेशन, सोचने का सिस्टम सब गड़बड़ हो रहा है। उनकी आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है, उनके दिमाग पर प्रभाव पड़ रहा है। सोशल मीडिया ऐप पर लोग ताक झांक कर रहे हैं, प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे हैं, लोगों के नए नए कनेक्शन, नए नए संबंध बन रहे हैं। आज सोशल मीडिया के जरिए आप किसी से कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं और उसके साथ आपकी बातचीत, आपका आना जाना, मिलना जुलना कुछ भी हो सकता है, और बात कई बार आगे तक बढ़ जाती है, यहाँ तक कि बात कई बार अपराध तक पहुँच जाती है। समटाइम सिंपल कनेक्शन कुड बी लेड यू टू द क्रिमिनल पॉइंट। यहाँ पर एक सिंपल कनेक्शन, किसी व्यक्ति से आपका एक छोटा सा संपर्क, छोटी सी बातचीत, छोटा सा मैसेजिंग आपको क्राइम के लेवल तक पहुँचा सकता है। इस हद तक पहुँचा सकता है कि मर्डर जैसी स्थिति में आप पहुँच सकते हैं। इस तरह घटनाएं समाज में हो रही हैं। तो ये समस्याएं जो वैवाहिक जीवन, वैवाहिक व्यवस्था है या प्रेम संबंध है, उनमें खटास, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे को शक की नज़रों से देख रहा है। ये किससे बात कर रहा है, इसने किससे चैट की, इसने किससे स्टेटस लगाया, किसका डीपी लगाया, ये सारी चीज़ें लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं। पहले के समय में लोग कुछ भी करते थे, कुछ भी होता था, किसी कुछ मालूम नहीं चलता था। आज के समय में सब मालूम चल रहा है, कई बार तो लोग दिखा रहे हैं, उससे भी चीज़ों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका जो मिसकंडक्ट है वो भी एक बहुत ही सोचने वाली बात है। रेडिएशन, जो इंटरनेट से जो भी किरण या जो भी रेज निकल रही हैं, उनके बारे में अध्ययन हो रहा है। किस तरह के रेडियो सिग्नल्स निकल रहे हैं, उनका हमारे जीवन पर, हमारे दिमाग पर, हमारे सिस्टम पर क्या असर पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी कॉम्प्लिकेटेड हैं। दोस्तों, हम आज जहाँ पर खड़े हैं, इसकी शुरुआत, इसका जन्म कहाँ से हुआ? दोस्तों, इसका जन्म हुआ जब
ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद मशीनें बड़ी बड़ी बननी शुरू हुई, चीज़ों का उत्पादन जो प्रोडक्शन है बहुत बड़े स्तर पर होना शुरू हो गया। इस सेम टाइम, उसी समय जिस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, हमारा देश जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में था, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंग्रेजों के अधिकार में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल चौपट कर दिया। उसने हमारे देश के कामगारों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई। नील जो कि उस समय नेचुरल रूप से पैदा होता था, आज के समय केमिकल नील है, इसलिए अब नील की खेती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले आपको नील नेचुरल उगाना पड़ता था खेतों में, और अंग्रेज हमारे किसानों को बाध्य करते थे कि वो नील उगाएं, क्योंकि वो व्यापारिक खेती थी। उस नील का यूज़ अंग्रेज एज ए कमर्शियल प्रोडक्ट के तौर पर करते थे पूरे वर्ल्ड विश्व में, और पैसा कमाते थे। इसी को लेकर हमारे देश में नील आंदोलन भी हुआ था, गांधी जी भी उसमें थे, और बाद में समझौता हुआ था इस मामले पर। तो अंग्रेजों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया। उन्होंने अपने कपड़े, अपने सामान बेचने के लिए, जो कि उनके देश में औद्योगिक क्रांति के बहुत तेज़ से प्रोडक्शन बढ़ा, कपड़े उपड़े बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो गए, क्योंकि मशीनों की क्षमता बेहिसाब थी इंसानों के मुकाबले। अब वो माल वो कहाँ खपाएं, तो वो माल लेकर हमारे देश में भेजते थे, ताकि यहाँ से उनको पैसा हो, मुनाफा। बाजार हमारा जो है, हमारे देश का जो बाजार है वो उनके लिए खुल गया, उसका वो भरपूर यूज़ कर रहे थे। उनका सामान हमारे यहाँ आया, कम कीमत पर बिकना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इनसे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी लेती नहीं थी, आयात शुल्क लेती नहीं थी, बहुत कम लेती थी। यहाँ उनका सामान यहाँ सस्ता बिकता था, और हमारे कामगारों का जो काम था, जो बहुत बेहतरीन कारीगरी थी, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम थी। एक इंसान एक बार में कितना कपड़ा बनाएगा, तो हमारे कारीगर धीरे धीरे खत्म होते गए, क्योंकि मार्केट में विदेशी सूती वस्त्रों की भरमार हो गई। मार्क्स ने लिखा था अपनी रचना में कि पूरा भारत का जो मैदान है वो यहाँ के बुनकरों और किसानों की लाशों से या हड्डियों से अटा पड़ा है। ये स्थिति थी उस समय, और उसी समय अंग्रेजों ने अपने देश के जो बाजार हैं वो हमारे लिए बंद कर दिया। हमारे देश के जो कारीगर हैं, उनका जो सिल्क का जो काम था, मलमल का जो बढ़िया काम था, वो जो वहाँ जाता था, कढ़ाई वाला काम, जो कढ़ाई कपड़ा बनता था, वो जब वहाँ जाता था तो वहाँ के अंग्रेज उसको मुंह मांगे दाम पर खरीदते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि वहाँ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, आयात शुल्क। इससे हमारे कपड़े जो है बहुत महंगे हो गए, और लोग उसको खरीदने से कतराने लगे। उन्होंने अपने लिए हमारे मार्केट खोल दिए और हमारे लिए अपने मार्केट बंद कर दिए। इसी को लेकर दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे अंग्रेज हमारी आर्थिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, और वो पैसा जो यहाँ से जा रहा है, देखिए अंग्रेज यहाँ से जितना भी पैसा कमाते थे, जैसे भी कमाते थे, भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, जैसे भी कमाते थे, वो पैसा वो लेते थे, वो पैसा फॉरेन जाता था, ब्रिटेन में जो पैसा जमा होता था, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर जब कर्जा चाहिए होता था, ऋण, तो वो ब्रिटेन की सरकार से कर्जा लेती थी। वो कर्जा कौन सा पैसा था, जो यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी पैसे लेती थी कर्जे ब्रिटेन से, वो किसका पैसा था, वो इंडिया के लोगों का पैसा था। मतलब हमारा पैसा यहाँ से विदेश जाता था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन वाले वही पैसा ईस्ट इंडिया कंपनियों को ऋण के रूप में देते थे। वो पैसा हमारे देश में ऋण के रूप में आता था, कर्जे के रूप में हमारे ऊपर कर्जा आता था, और उस कर्जे को भरने के लिए जो ब्याज चुकाना होता था, यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी जब उसको नहीं चुका पाती थी तो उस ब्याज को चुकाने के लिए भी ऋण लेती थी, वो भी हमारे पैसे से आता था। तो एक दुष्चक्र बन गया था जिसमें भारत के लोग फंस गए थे। इस तरह से औद्योगिक क्रांति, हमारे देश का विनाश, ये सारी चीज़ें होती रहीं, और हम वहाँ से धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़े। आज़ादी के बाद एक समय आया कि जब नारा दिया गया उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। अब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का क्या मतलब था? देखिए, ये एक साजिश थी। क्या है कि बाहर के देशों में माल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा था, उनको लगता था कि ये माल अकेले हमारे देश के लोग नहीं खपा पाएंगे। भाई अगर आपके घर में 5 लोग हैं और 500 लोगों का आप भोजन बना रहे हैं, तो बाकी तो भोजन वेस्ट हो जाएगा, वो भोजन कहाँ जाएगा? तो वो भोजन बर्बाद ना हो और उसका आपको बढ़िया मूल्य मिले, महंगे में आप बेचे, इसके लिए आप क्या खोजेंगे? लोग खोजेंगे, मार्केट खोजेंगे जहाँ उस भोजन को दे सकते हैं। तो वही काम ब्रिटेन में हो रहा था। उनके पास कपड़े बहुत थे, माल बहुत था, लेकिन खरीदने वाले नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि उनकी जितने भी उपनिवेश थे, जिन जिन देशों को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था, वहाँ पर वो कपड़े जाते और पूरे ओपन मार्केट में उनके लिए बेहतरीन तरीके से उसको बेचे जाते थे। तो इस तरह से उदारीकरण शुरू हुआ। उदारीकरण मतलब स्वतंत्र व्यापार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसी को वैश्वीकरण कहा गया। वैश्वीकरण मतलब कि दूसरे देश से हमारे देश का संबंध व्यापारिक रूप से पूरा खुला रहे, उनका सामान हमारे यहाँ आए, हमारा सामान उनके यहाँ जाए।
लेकिन यहाँ केवल उनका सामान हमारे यहाँ आता था। ये वैश्वीकरण था। तो वैश्वीकरण के नाम पर उन्होंने दूसरे जो गरीब देश थे उनके बाज़ारों को अपने लिए पूरी तरह खोल दिया। उनका सामान हमारे यहाँ आता था, बेहिसाब बिकता था, उन्हें अकूत पैसा मिलता था। उस पैसे से वो फिर सामान बनाते थे, फिर बेचते थे, और उस पैसे से हमें कर्जा भी देते थे। निजीकरण निजीकरण उनको इससे चाहिए होता था क्योंकि जो फॉरेन कंपनियां थी वो सरकार के नियंत्रण में काम नहीं करना चाहती थी। उनका मानना था कि भाई इनको स्वतंत्रता चाहिए, इसलिए वो निजीकरण के फेवर में थी, ताकि सब कुछ बाजार के ऊपर छोड़ दिया जाए। जो मजबूत हो, जो तेज हो, वो आगे निकल जाएगा। इस तरह निजीकरण की शुरुआत हुई। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, आना जाना समार। तो ये सारी चीज़ों ने मिलकर विश्व को बहुत बदला। लेकिन जब तक फॉरेन मुल्कों को, विदेशी मुल्कों को, जो डेवलप कंट्रीज थे, उनको इससे फायदा होता रहा तो अच्छा था। लेकिन जब गरीब देश या विकासशील देश जैसे हमारे देश, इंडिया, चाइना, ये सब, जब ये भी उनकी लेवल पर आने लगे और चीज़ों में लेवलिंग होने लगी और इस स्तर पे हो गई कि हमारे देश सामान भी वहाँ बिकने लगा, हमारी डिमांड भी बढ़ने लगी, तो उनको लगा कि भाई हमारे यहाँ के लोगों का व्यापार खतरे में है, क्योंकि हमारे लोग का सामान उतना बिक नहीं रहा है और बाहर के लोगों का सामान ज़्यादा बिक रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब उदारीकरण, निजीकरण ये सही चीज़ नहीं है, वैश्वीकरण, अब इसको बदला जाए। हाल ही में अमेरिका ने कुछ ऐसी पॉलिसीज लागू की है, अमेरिका फर्स्ट। तो इस तरह बाकी देशों ने जब देखा कि अब उनको इस सिस्टम से लाभ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपने मार्केट बंद करेंगे। बल्कि यहाँ तक ट्रंप के समय, अमेरिका में ट्रंप के समय ये स्थिति हो गई कि उन्होंने कह दिया कि अमेरिका इज़ फर्स्ट, आप यहाँ के लोगों को नौकरी दीजिए, यहाँ के लोगों का सामान बिकवाइए, बाहर के लोगों का सामान एंट्री बंद कीजिए। तो ये बात हो गई। मतलब उनको जब लगे कि हमारा फायदा हो रहा है तब सब बढ़िया है, उसके लिए साहित्य आ जाता है, उसके लिए फिलॉसफी आ जाती है, उसके लिए सब कुछ आ जाता है। तो इस तरह से वो अपने हिसाब से करते रहे। तो दोस्तों आप देखें कि किस तरह से इंटरनेट क्रांति शुरू हुई, सामानों का आवागमन। तो आप देखिए सामान कैसे बिक रहे हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, इस तरह के बड़े बड़े जो सेल्स मार्केटिंग, इन्होंने पूरी तरह से बाजार पे कब्जा कर लिया। रिटेल मार्केट जो आपका खुदरा बाजार है, जो ऑफलाइन मार्केट है, वो पूरी तरीके से काफ़ी हद तक डाउन कर दिया है इन्होंने। आज हमारी युवा पीढ़ी की ये स्थिति है कि हम हर सामान को इंटरनेट पे खोजते हैं, उसकी रेटिंग देखते हैं और मोस्टली हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। दिस इज़ वेरी ईजी। सामान आपके दरवाजे तक हो गया है। पहले किसी सामान को लेने के लिए ये होता था कि भाई ये सामान पर्टिकुलरली इस मार्केट में इस जगह मिलता था। इससे कुछ सामान होते थे वो दिल्ली के किसी खास मार्केट में मिलते थे। ये होता था कि यहाँ जाना पड़ेगा या किसी से मंगवाना पड़ेगा, ये सामान यहाँ नहीं मिलता है। आज के समय में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं मिल सकती है? द बेनिफिट ऑफ द सिस्टम इज दैट यू कैन गेट एनीथिंग व्हाट यू वांट इफ यू हैव एबिलिटी टू पे। अगर आपको देने के लिए पैसे हैं तो आप दुनिया में कोई भी चीज़ मिल सकती है। डिलीवरी सिस्टम इज़ वेरी फास्ट। तो अमेजन ने, फ्लिपकार्ट ने, अलीबाबा ने या बाकी जो भी मार्केटिंग सर्विसेज हैं जो सामान प्रोवाइड कर रही हैं आपको सर्विस करता है, इन्होंने पूरा सिस्टम बदल दिया है। मार्केट पर इनका बहुत ज़बरदस्त कब्जा है। तो दोस्तों इस तरह से संचार क्रांति ने किस तरह से हमको बदला और किस तरह से चीज़ें और बदल रही हैं, इसके बारे में हम आगे फिर चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही, तब तक अलविदा।